रहा है ना। चलिए देखिए, तो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग यही बता रहे थे कि किसी भी सेल को लिविंग होने के लिए दो क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, और एक क्राइटेरिया क्या है, सेल्फ रेप्लिकेशन, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, सेल्फ मेटाबॉलिज्म। अब आप देख लो, आप लोग को जितना भी एग्जाम्पल याद है, चाहे कोई भी एग्जाम्पल हो, बैक्टीरिया से लेकर के फंगाई से लेकर एनिमल से लेकर प्लांट तक में, ऐसा कोई भी एक सेल निकालो या कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म निकालो जिसमें ये दोनों में से कोई चीज़ नहीं होता है और फिर भी वो लिविंग है, ऐसा एक एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग 9th 10th में ये चीज़ को पढ़ते थे कि जिसमें रिस्पायरेशन होता है, जिसमें ग्रोथ होता है, जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, ये सारा चीज़ जो होता है उसी को लिविंग कहते हैं, ठीक है ना। अब से आप ध्यान में रखो कि जिसमें भी लिविंग होने के लिए सिर्फ दो ही क्राइटेरिया की ज़रूरत है, और एक है, पहला क्या, तो सेल्फ रेप्लिकेशन एंड सेल्फ मेटाबॉलिज्म, है ना। अब मेरा एक क्वेश्चन है, बेसिक आप आपको सारा चीज़ जो है वो सारा चीज़ आपको बुक में भी मिलेगा, नोटबुक में कहीं पे भी मिल जाएगा, जो मेन चीज़ है वो आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब आप मुझे बताओ, एक आरबीसी है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस तो नहीं है, तो यानी डीएनए भी नहीं है डीएनए? डीएनए पढ़ा है, उसमें होता है नहीं। आरबीसी का मतलब मैच्योर आरबीसी, चलिए मैं बोल देता हूँ पूरा क्लियर। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो मैच्योर अगर आरबीसी है इसका मतलब क्या हो गया, नो न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियस नहीं है इसका मतलब अब उसमें क्या होगा, नो सेल्फ रेप्लिकेशन। और अगर न्यूक्लियस नहीं है इसका मतलब है कि उसमें एंजाइम भी नहीं बनेंगे, तो फिर ये अपना मेटाबॉलिज्म कैसे करता है। क्वेश्चन नंबर 1 आप जानते हो, रिस्पायरेशन पढ़ लिया आपने, रिस्पायरेशन सेल का पढ़ा, किसी भी सेल में ग्लाइकोलाइसिस होता ही होता है। अब ऐसा कोई सेल निकालो जिसमें ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता है, कोई भी ऐसा लिविंग सेल है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा, ऐसा कोई सेल नहीं है। बैक्टीरिया से लेके फंगाई से लेके प्लांट से लेके एनिमल तक सभी में क्या होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस होता है। और ग्लाइकोलाइसिस कितने स्टेज में कंप्लीट होते हैं, 10 स्टेज में कंप्लीट होते हैं। और 10 स्टेज में कंप्लीट होने के लिए उतने सारे क्या होते हैं, एंजाइम लगते हैं, ठीक है। जैसे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 आया एक एंजाइम, म्यूटेज आया एंजाइम, ऐसे बहुत सारे एंजाइम हैं। तो वो सारे एंजाइम इस आरबीसी के अंदर कैसे बनेगा, ठीक है। आज का ये क्वेश्चन है, कल बताना ढूंढ के, ओके। अब चलिए, तो पहले तो ये आरबीसी है और इस आरबीसी में मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेशन तो हो नहीं सकता है, तो सेल्फ मेटाबॉलिज्म कैसे करेगा। और अगर सेल्फ मेटाबॉलिज्म भी नहीं करता है तो फिर ये लिविंग कैसे है। तो अब दो ही चीजें हो सकती है, या तो आरबीसी नॉन लिविंग होगा, है ना, और या तो फिर आरबीसी अगर लिविंग है तो मेटाबॉलिज्म करेगा। तो मेटाबॉलिज्म करेगा तो कैसे करेगा, यही दो क्वेश्चन है। आरबीसी लिविंग है कि नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं कि आरबीसी लिविंग है, तो अपना मेटाबॉलिज्म कैसे करेगा ये भी सर्च कीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, दिमाग काम कर रहा है, मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं, समझ में आ रही है ना बात, ठीक। अब आइए चलिए, तो जब बात हम लोग करते हैं बेटा, यानी हम लोग जो इंट्रोडक्शन देख रहे थे, तो किसी भी एक लिविंग सेल में एक जेनेटिक मटेरियल का होना जरूरी है, ठीक है। अगर कोई भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट है और लिविंग कंडीशन में है, तो वहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल नाम का एक चीज़ आता है, और जेनेटिक मटेरियल के रूप में कौन होता है, तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वह दो तरह के होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। समझ में आई बात। अब डीएनए जो होता है वह मोस्ट ऑर्गेनिज्म में एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि आरएनए जो होता है वह सिर्फ कुछ वायरस में, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेट्रो वायरस। अभी कोरोना इतना फैला हुआ था, कोरोना में कौन सा वायरस है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल है कोरोना में। कभी भी याद रखो कि जो वायरस ज़्यादा तबाही मचा रहा है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है, मतलब समझो वो आरएनए वाला वायरस है। HIV एड्स कंट्रोल में आया, नहीं आया। हेपेटाइटिस कंट्रोल में आया, नहीं आया।
कोरोना कंट्रोल में आया नहीं आया। तो मोस्टली जो ज़्यादा डेडली ऑर्गेनिज्म ये पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं वो आरएनए वायरस होता है। अब उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो फास्ट म्यूटेशन करता है। और फास्ट म्यूटेशन क्यों करता है? क्योंकि वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। समझे? देखना, एक चीज़ बताते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपने ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। जो आदमी शादीशुदा होता है वो बहुत स्थिर होता है, ठीक है। वो ज़्यादा इधर उधर परेशान नहीं रहेगा, चुपचाप सुनेगा, आराम से काम करेगा, आराम से रहेगा, खाएगा, सोएगा, ठीक है। क्योंकि आधा दिमाग तो उसकी वाइफ ही ख़त्म कर चुकी होती है, ठीक है। तो वो किसी तरह जी रहा होता है। और जो अनमैरिड होता है यानी जो सिंगल है, वो देखना कितना तबाही मचाते रहेगा। कभी इधर लड़ाई कर लेगा, कभी उधर कुछ कर लेगा, कभी इधर भाग जाएगा। तो घर में अगर कोई लड़का बिगड़ जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसकी शादी कर देते हैं। एक बार शादी हो जाएगी तो अपने आप सुधर जाएगा। क्यों? अभी वो सिंगल स्टैंडर्ड है, शादी हुआ डबल स्टैंडर्ड हो गया, यानी अब वो स्टेबल हो गया। तो ये आरएनए वाला वायरस जो होता है ना, वो हमेशा अनस्टेबल होता है। और जो अनस्टेबल होता है, आतंकवादी लोग का परिवार होता है क्या? नहीं, वो सिंगल रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है वो सब। तो वो क्या करते हैं? थोड़े से भी मिसकंसेप्ट उनके अंदर आया तो उनको ज़्यादातर मिसकंसेप्ट कहाँ होती है? जिसमें अनस्टेबिलिटी होती है, गलत सही का अंदाज़ा नहीं लगा पाना, डैट मीन्स कुछ गलत काम कर बैठना। तो वहीं से ये चीज़ होता है। तो ये वायरस, आरएनए वाला वायरस, आरएनए चूंकि सिंगल स्टैंडर्ड होता है तो ये बहुत आसानी से भटक जाता है, यानी म्यूटेशन करके अपना रूप चेंज कर लेता है। तो इसीलिए ये ज़्यादा डेडली होते हैं। तो और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या होता है? तो डीएनए होता है। क्यों? तो डीएनए जो है वो मोस्ट स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए। और क्यों स्टेबल है? तो इसके पीछे 3 रीजन होते हैं। कौन कौन सा रीजन? एक तो यह डबल स्टैंडर्ड है। दूसरा बात क्या है इसमें? क्योंकि इसमें केमिकल कंपोनेंट के रूप में थायमीन है। और थर्ड इसमें क्या है? डीऑक्सी राइबोज शुगर है, ठीक है। यही 3 वजह से ये डीएनए जो होता है वो क्या होते हैं? एज ए जेनेटिक मटेरियल के रूप में रहता है। अब आइए, तो डीएनए और आरएनए ये 2 न्यूक्लिक एसिड हैं। अब इनका अगर हम लोग केमिकल कंपोजिशन देखें किसी भी न्यूक्लिक एसिड का, तो न्यूक्लिक एसिड का केमिकल कंपोनेंट क्या क्या है बेटा? फॉस्फेट H3PO4, फिर दूसरा पेंटोज शुगर है ना। पेंटोज शुगर में 2 तरह का, एक होगा राइबोज शुगर और दूसरा डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। और तीसरा क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं वह 2 तरह के हैं। कौन कौन? एक होता है प्यूरिन और दूसरा है पायरिमिडिन्स। प्यूरिन जो है वह ये क्या है? 9 मेंबर का, ये 9 मेंबर का रिंग है। जबकि पायरिमिडिन क्या है? पायरिमिडिन जो है वह 6 मेंबर का रिंग होता है। प्यूरिन में 2 आते हैं। कौन कौन? एडेनिन एंड गुआनिन। और पायरिमिडिन में 3 आते हैं। कौन कौन? साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, है ना। अब ये 3 इधर हो गए। यहाँ पर A, G और C ये कॉमन होता है, ठीक है। अब अगर जब आप बात कर देंगे ये तीनों कॉमन होता है किसमें? तो डीएनए एंड आरएनए में बेटा। और जबकि T जो होता है वो किसमें? डीएनए में। और U जो होता है वह आरएनए में। इसको आसानी से याद रख सकते हैं ना। तो इसको बोलते हैं 9 पैग। P फॉर 9 फॉर 9 मेंबर का, P फॉर प्यूरिन, A फॉर एडेनिन, G फॉर गुआनिन। इसको बोलते हैं 6 पायरिकट। 6 मतलब 6 मेंबर का, पायरी मतलब पायरिमिडिन, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन।
तो 9 पैग और 6 पायरिकट से इसको याद कर लेते हैं। स्ट्रक्चर याद है सबका, एडेनिन का, गुआनिन का। क्या अंतर होता है इसमें आपका थायमिन और यूरासिल में? हाँ, क्या होता है? 5th में मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है, और यूरासिल में नहीं रहेगा। तो इस वजह से मिथाइल ग्रुप आने के वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब एडेनिन और गुआनिन में क्या डिफरेंस है? जब NH2 हो जाता है तो क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप ऊपर में? देखिए ये एक कॉमन प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब इसमें याद रखिए कि इसमें डबल बॉन्ड होता है, तो 1, 3 और 7, 9, ठीक है, ये एक बात हुई। और 2, 4, 6 और 8, ये जो 2, 4, 6, 8 होते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। इनकी नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब बोलेंगे सर यहाँ से आके फिर यहाँ क्यों? क्योंकि जो रिंग होता है उसको भी लिस्ट नंबर मिलना चाहिए और जो फंक्शनल ग्रुप है उसको भी लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप को भी और जो रिंग है यहाँ पर, ये दूसरा रिंग जुटा हुआ है ना, इसको भी किस में से? इधर से भी करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और तब 7, 8, 9, ये 9 आएगा। और ये 9 के ऊपर में H होता है और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कौन? ये वाला रिंग का ये पार्ट 9। क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट होता है? सब खा पका गई है सब रे। सब याद है क्यों होता है 9 नंबर इंपॉर्टेंट? और प्यूरिन का 1 नंबर का नाइट्रोजन पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? चलो समझ गया मैं, चलो दिखाना पड़ेगा अब, कुछ नहीं। आइए देखिए, छोड़िए, देखिए यहाँ पर राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर याद है? राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर याद है? यहाँ से अब मैं एक, सबसे पहले आइए हम लोग डायरेक्ट बना रहे हैं क्या? एक न्यूक्लियोसाइड को। किसको? एक न्यूक्लियोसाइड, एक न्यूक्लियोटाइड को, कुछ को भी कहेंगे, आप बना लेंगे यहाँ पर। ये एक राइबोज शुगर हो गया। राइबोज शुगर में अब डीएनए का है कि आरएनए का है, कौन सा है वो आप बता दीजिए। चलो डीएनए का लेके चलते हैं, ठीक है। डीऑक्सी राइबोज है अगर यहाँ पर, तो सिर्फ अंतर क्या होगा? यहाँ पर एक H, OH नहीं होगा, H होगा। यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, H और CH2OH हो गया, या CH2OH डायरेक्ट लिख देंगे। अब यहाँ आइए, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ये नंबर 5 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? H और OH ग्रुप हो गया। ये क्या हो गया? एक डीऑक्सी राइबोज, या पूरा नाम है 2-डीऑक्सी-राइबोज। तो सेकेंड नंबर कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जगह पे क्या होता है? यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन होता है, यानी एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। तो इसीलिए इसको पूरा नाम क्या है? 2 मतलब सेकेंड नंबर पोजीशन पे, D मतलब डेफिशिएंसी किसकी? ऑक्सीजन की, इसीलिए इसका पूरा नाम है। और किस में? तो राइबोज में। अगर यही आरएनए का राइबोज शुगर होगा तो यहाँ पर सिर्फ OH लगा देंगे, तो अब ये क्या हो गया? राइबोज शुगर। और यहाँ से O हटा दिया तो ये क्या हो गया? 2-डीऑक्सी राइबोज। तो कॉमनली इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज। ओके, अब इसका नंबर 1 कार्बन, नंबर 3 कार्बन और नंबर 5 कार्बन, ये तीनों कार्बन जो होते हैं वो बॉन्ड के फॉर्मेशन में जाते हैं। 1
3 एंड 5। अब आइए मुझे फटाफट बताइए डीएनए में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। डीएनए में 3 बॉन्ड मिलेंगे आपको, ठीक है। एक कौन कौन सा, तो एक आपको मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकेंड फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड एंड थर्ड आपको मिलेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। अब ये ग्लाइकोसिडिक जो आप बोलते हैं वो समझिए। तो ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड है यहाँ पर वो नंबर 1 कार्बन पे बनेगा। फॉस्फोडाइस्टर, तो यहाँ पर ईस्टर बॉन्ड अगर बोल देंगे तो काम चलेगा। क्यों? डाई मतलब 2 और सिंगल मतलब सिर्फ ईस्टर, यानी 2 पोजीशन पे स्टेरिफिकेशन होता है तब उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और अगर सिंगल पोजीशन पे होगा तो उसको सिर्फ बोलेंगे ईस्टर बॉन्ड। समझ में आ रही है बात? तो फॉस्फोडाइस्टर बोलिए या फिर सिंगल में ईस्टर बॉन्ड बोलिए। तो ऑब्लिक में हम बोल दिया यहाँ पर एस्टर बॉन्ड। अब आइए देखिए एक न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेंगे। यहाँ पर क्या है, OH ग्रुप है, तो यहाँ का नंबर 1 कार्बन और किसी भी प्यूरिन का नंबर 9th कार्बन आकर के अटैच होता है, और किसी भी पायरीमिडीन का नंबर 1 नाइट्रोजन जो होता है वो आकर के अटैच होता है। तो नंबर 9th पोजीशन प्यूरिन का और नंबर 1 पोजीशन पायरीमिडीन का, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए दोनों का किसी एक का स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो क्या है यहाँ पर, ये कॉमन प्यूरिन का स्ट्रक्चर हो गया, है ना। और यहां से जब भी आप चलते हैं तो 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया 6 और ये 8। नंबरिंग यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब किसी की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, इस कार्बन की वैलेंसी बाकी है। तो अगर एडेनिन होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। अब नंबरिंग से याद रखो हमेशा कि 2 4 6 और 8 पे क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होते हैं, डबल बॉन्ड। कौन कौन, 2 4 6 8, यानी 2 4 6 8 पे। तो ये 2 है, ये 4 है। अगर एंटी क्लॉकवाइज नहीं करोगे तो 6 ये 8 नंबर पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो 2 4 6 8 एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड। अब इसकी वैलेंसी पूरी है, कहीं पे कोई वैलेंसी बाकी है बोलिए, वैलेंसी पूरी हो गई। कौन सा, ये सेकंड कार्बन, तो यहाँ H आ जाता है, ठीक है। जहाँ वैलेंसी नहीं पूरी है वहाँ H लगा दीजिए। अब पूरी हो गई। अब इसका ये वाला पोजीशन यहाँ पर जो H है ये आकर के इसके साथ बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। तो क्यों करेगा, इसका H और इसका OH रिलीज हो गया तो H2O बन गया, पानी निकल गया। अब वो ये नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। अब समझ गए। तो चूंकि ये 9 मेंबर का रिंग है इसीलिए इसमें 2 रिंग है। ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है और यहीं पर अगर आप डबल बॉन्ड O और यहाँ पर जोड़ दीजिए CH3, ये सॉरी NH2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुआनिन। तो चाहे गुआनिन हो या एडेनिन हो, दोनों का ये 9th पोजीशन जो है वो बॉन्ड बनाने में जाता है। किसके, एक न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड के। पहले बात तो ये समझ गए। अब अगर कहें कि सर अगर साइटोसिन होगा या यूरासिल या थाइमिन का अगर होगा तो क्या करेंगे, तो वो कितना मेंबर का होता है, 6 मेंबर का। तो यहाँ से कितने मेंबर एक्स्ट्रा है, यही 3 मेंबर एक्स्ट्रा है ना। ये तीनों मेंबर को हटा दिया, इधर वाला गायब हो गया। वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या चाहिए, H आ गया। और यहाँ पर तीनों में डबल बॉन्ड O होता है। जब डबल बॉन्ड ये O हो गया तो कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो रही है ना, तो ये क्या करेंगे, हटा दिया।
जब ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो इसकी वैलेंसी तो क्या हो जाएगा H। अब समझ गए बात को। और यहाँ डबल बॉन्ड O होगा, बाकी सारा चीज ऐसे रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्या, हाँ यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पर एक हटाएंगे तो यहाँ पर H हो जाएगा। और ये तो तब होगा जब डबल बॉन्ड O है, तो ये हो गया थायमीन। और अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और यहाँ हो जाएगा NH2, तब इसकी जरूरत है नहीं, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा साइटोसिन। तो अगर साइटोसिन को यहाँ आना होगा तो ये कौन सा, इसकी नंबरिंग जो है यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसमें सेकंड चेन नहीं है ना, तो सेकंड चेन का कोई लफड़ा नहीं है। तो ये नंबर 1 नाइट्रोजन होगा इसमें। नंबर 1 पोजीशन पे कौन, नाइट्रोजन। अब यही जो H और इसका OH रिलीज हो जाएगा, ये नाइट्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड के फॉर्मेशन में चला जाएगा, तो क्या बन गया ये न्यूक्लियोसाइड। अब यहाँ पर अगर ये डायरेक्ट अगर यहाँ पर A आ गया, या इसके जगह पर क्या आ सकता है C, या इसके जगह पे क्या आ सकता है G, या इसके जगह पे क्या आ सकता है T, यही 4 हो सकता है ना डीएनए के लिए। अब बताइए जब अगर A होगा तो कौन सा न्यूक्लियोसाइड, क्या नाम होगा उसका, डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। G होगा डीऑक्सी गुआनोसिन। और अगर आरएनए का होगा तो बस डीऑक्सी हटा देंगे, सिर्फ क्या होगा गुआनोसिन एडिनोसिन, ठीक है। हाँ, न्यूक्लियोसाइड की ही बात कर रहे हैं। और अगर न्यूक्लियोटाइड होगा तो उसको बोलते हैं डीऑक्सी एडिनाइलेट। हाँ, अगर न्यूक्लियोटाइड आएगा टर्म बता देता हूं, चलिए। अब न्यूक्लियोटाइड कब बोलेंगे, तो पहले फटाफट आइए, न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, ठीक है, यानी ये राइबोज या डिऑक्सी राइबोज शुगर हो गए। और जैसे ही आपने टाइड कर दिया न्यूक्लियोटाइड, टाइड का मतलब होता है बांधना, तो टाइटली बांध दिया किसको, यानी फॉस्फेट आके जुट गया, तो नाइट्रोजिनस बेस प्लस राइबोज प्लस फॉस्फेट, तीनों चीज हो गए तो टाइड हो गया, यानी फॉस्फेट आके बन गया। तो फॉस्फेट अब कहाँ आके जुटेगा, तो पहला फॉस्फेट जो होता है, अगर ईस्टर बॉन्ड सिर्फ दिखा रहे हैं आप, तो पहला फॉस्फेट 5 नंबर पोजीशन पे आता है। तो यहां पर आप दिखा दीजिए, फॉर्मूला क्या था, H3PO4। H3 का मतलब यानी PO4, यहां पर OH 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 डबल बॉन्ड O हो गया। या कहीं पर भी इधर डबल बॉन्ड जनरली दिखा देते हैं हम लोग, और ये डबल बॉन्ड O। यहां से क्या निकल गया, ये पानी निकाल दिया, क्या बचा, ये वाला ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन और ये दोनों के बीच में बॉन्ड हो जाएगा, तो ये CH2 और यहां से ये दोनों के बीच में बॉन्ड हो गया। अब ये क्या हो गया, ये दोनों पहले से जुटे हुए थे ही। अगर इस पेंटोज शुगर के साथ में एडेनिन जुटा हुआ है और ये पेंटोज शुगर के रूप में डीऑक्सी राइबोज शुगर है, तो उसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। और जैसे ही फॉस्फेट आया, तो फॉस्फेट के लिए नाम सुना होगा साइट्रिक एसिड, और इसी को दूसरा नाम बोल देते हैं साइट्रेट। अलग अलग बुक में इस तरह से देखा होगा, है ना। तो इसीलिए अगर मान लो ये तीनों हटा दो, और यहाँ पर बेटा क्या है, सिर्फ एडिनोसिन है, ठीक है। तो अगर एडिनोसिन है तो इसी को क्या बोल देंगे, फॉस्फेट चूंकि आके जुट गया है तो वह एसिडिक है ना, फॉस्फेट क्या है, एसिडिक है, तो ये नाम हो जाएगा एडिनाइलिक एसिड। और या इसी को बोल देते हैं एडिनाइलेट। और अगर डीऑक्सी वाला है तो पूरा नाम क्या लिखेंगे, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड या डीऑक्सी एडिनाइलेट। अगर गुआनिन होगा डीऑक्सी
गुआनाइलेट, ठीक है ना। अब इसमें भी दो चीज याद रखने के लिए आसानी से क्या है, एक क्या था ये बेटा, प्यूरिन वाला है, और दूसरा पायरिमिडीन का है ना, प्यूरिन और पायरिमिडीन का है। तो पायरिमिडीन वाले को याद रखना, उसका लास्ट का डाइन लेते हैं, और प्यूरिन वाले का क्या है, नाइलेट। समझ में आई बात कैसे? साइटोसिन अगर होगा यहां पर तो क्या बोलेंगे इसको पूरा, साइटिडाइलेट, डीऑक्सीसाइटिडिलेट या डाइलेट, DYLAT, या साइटिडाइलिक एसिड। डाई मतलब पायरिमिडीन, तो साइटोसिन और यूरासिल किसका है, पायरिमिडीन बेस है, इसीलिए उसको वैसे लेते हैं। समझ में आई बात? तो प्यूरिन ये आपका ये हुआ न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के कितने तरह के न्यूक्लियोसाइड, कितने न्यूक्लियोसाइड होंगे डीएनए में, कितने टाइप्स के न्यूक्लियोसाइड, सॉरी कितने टाइप्स के न्यूक्लियोसाइड, हाँ फुरुस जाना है ना वापिस, अभी वैक्सीन लेके मैं आया हूँ फुरुस से ही, पहली बार उतना अंदर गया था रे बाबा, देख के लग रहा था यहाँ भी लोग रहते हैं। हमको तो फुरुस ही लग रहा, खेड़ ही हमको बहुत छोटा लगता था, लेकिन फिर लगा कि नहीं खेड़ वाकई ठीक है। यस मन की बात गुस्सा करके रखने का नहीं, बोल डालने का है। अरे तो कहाँ से देखेंगे, रोड के किनारे से गया, रोड के किनारे से आ गया। इंटरनेशनल लेवल पे कहीं किसी सिटी में जाते हैं ना बेटा, तो वो शहर कैसा होगा इसका अंदाजा कैसे लगाते हैं? ज्यादातर, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स, ज्यादातर जनरली कैसे आइडिया लगता है इंटरनेशनल लेवल के किसी भी सिटी का, उसके एयरपोर्ट से, तो वो शहर कैसा होगा। और अगर छोटा जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है तो उस एरिया की लोकेलिटी कैसी होगी, क्या कितना होगा, कहाँ से अंदाजा लगाते हैं? उसके रोड से। रोड अच्छे हैं तो रोड के किनारे जितनी बस्ती है उसी से अंदाजा लगेगा ना कितना बड़ा होगा। चलिए 101 घर, चलो मेरा मिशन पूरा हुआ। मुझे मेरा मिशन था तुमको पहले गुस्सा दिलाना, अभी तक एक बार भी गुस्सा नहीं हुई थी ना, पता चल जाता है। अब थोड़ी देर और मैं पुरुष का बोलता था, जो हाथ में होता वो फेंक के मार डालती। ओके चलिए ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड 5 टाइप के टोटल न्यूक्लियोसाइड होते हैं, या 5 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड, जिसमें से 4 टाइप्स के डीएनए में और 4 टाइप्स के आरएनए में, ठीक है। यानी कि टोटल 5 टाइप्स में से 4 टाइप्स का डीएनए में और 4 टाइप्स के आरएनए का मतलब है कि 3 टाइप्स जो है वो कॉमन है, किसके लिए, डीएनए और आरएनए के लिए, ठीक है। अब समझ गए बात को बेटा। अब आइए बाकी ये सब चीज थोड़ा देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ डीएनए, लीनियर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। हाँ फटाफट बताइए ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है? सिर्फ एक ही जगह है, 5174 वायरस में, ठीक में, किसमें, 5174, इसमें न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में होता है। बाकी हमारे अंदर जो भी डीएनए होता है वो किस फॉर्म में होते हैं, तो डबल यानी बेस पेयर में हम लोग बोलते हैं। हमारा डीएनए कैसा है, बेस पेयर में, और इसमें कैसा है, तो न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में होता है। समझ में आ गई बात? हमारा डीएनए हमेशा बेस पेयर में बोलते हैं क्योंकि डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, तो इस वजह से उसमें डबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में यहाँ पर बोलते हैं। अब आइए चलिए बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए।
जब तक तुम लोग कोई आम नहीं खिलाएगी मैं सबके शहर का सबके जगह का बदनामी करूंगा। सर ऐसे मुझसे बोलो ना कि आम चाहिए। अरे तो डायरेक्ट कैसे बोलो कि मुझे घूस चाहिए? सर आपको सच्ची को बताना है। हाँ। सबसे बोलूं मैंने सुबह कोई मामू को बोली लेकिन वो क्या है मैं 2 दिन से मतलब जो काट रहे थे वो अंदर से खराब हो गया। ओके इसलिए मैं प्लान नहीं किया। ठीक है तू सबसे अच्छी बिटिया है चल। सबसे मैं सुबह को मामा को बोली सच्ची। ओके अरे नहीं भी दोगी तो भी पढ़ाऊंगा कोई बात नहीं। अब आइए देखिए बेटा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। पैकेजिंग में क्या बात है, क्या जानते हैं पैकेजिंग में? पैकेजिंग ऑफ डीएनए में क्या जानते हैं? हाँ बीट्स ऑफ स्ट्रिंग। टाइम पे निकल जाइएगा, ठीक है ना? आप चले जाना, अगर लेट हो रहा होगा ना चले जाना आप। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, पहले आपको ट्रैवलिंग का दिक्कत हो जाएगा ना फिर। चलिए आइए ठीक है, बस ये करके मैं कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर आइए देखिए, अब हम लोग देखते हैं क्रोमोजोम के बारे में। क्रोमोजोम जो है ना बेटा वो बना हुआ है 2 चीजों से। किससे? एक डीएनए से और दूसरा प्रोटीन से, ठीक है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोजोम इज डीएनए एंड प्रोटीन। अब क्रोमोजोम को क्यों हम लोग बोलते हैं वो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि उसके अंदर क्या है जेनेटिक मटेरियल के रूप में? डीएनए। देखो ये बहुत लंबा डिबेट चला था, जो आप लोग मेंडलिज्म वगैरह पढ़ोगे ना वो 1800 ईस्वी में हो गया था, ठीक है? लेकिन केमिकली कौन सा कंपोनेंट है जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, ये 100 साल बाद आया था। ये मेंडल साहब नहीं बताए थे, मेंडल ने कैरेक्टर के बारे में बताया कि कोई एक ऐसा कंपोनेंट है जो कैरेक्टर को कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। लेकिन वो केमिकली कौन सा कैरेक्टर है, वो कंपोनेंट है जो कैरी करता है, ये उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कैरेक्टर कैरी होता है सिर्फ इस पे फोकस किया, लेकिन केमिकली कैसे होता है, वो केमिकल कौन सा है, ये किसी ने नहीं बताया। तो सबसे पहले इस डायरेक्शन में काम किया था कौन? इरविन चरगॉफ ने। ओके, अब आइए पहले यहाँ पर चल देखते हैं, पहले वो सब बातें आएंगी। तो डीएनए और प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन होता है बेटा, ये 2 तरह के प्रोटीन होते हैं। एक होता है हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, है ना? हिस्टोन प्रोटीन बेटा 5 टाइप्स के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 5 टाइप्स के हो गए। ये जो दोनों हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, इसमें मेजर रूप से क्या होता है? तो लाइसिन एंड आर्जिनिन। अब क्यों होता है लाइसिन और आर्जिनिन? किसी भी अमीनो एसिड के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा होता है अमाइनो ग्रुप। एक होता है अल्काइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन। ये एक न्यूट्रल अमीनो एसिड हुआ। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा है? एसिडिक नेचर का है। ये कैसा है? बेसिक नेचर का है। एक एसिड और एक बेसिक दोनों मिलकर के इसको नॉर्मल न्यूट्रलाइज करके रखें। लेकिन अगर यहाँ पर कोई एक और कार्बन आ जाए, ये अल्काइल ग्रुप पे है ना, अल्काइल ग्रुप पे कोई एक और कार्बन आएगा और इस कार्बन के साथ में एक और अमाइनो ग्रुप आ गया, तो अब कैसा हो जाएगा ये अमीनो एसिड? बेसिक नेचर का। तो ये लाइसिन और आर्जिनिन जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं। एक से ज्यादा अमाइनो ग्रुप हो गया, क्या हो गया? वो बेसिक। तो लाइसिन और आर्जिनिन बेसिकली जो होते हैं वो बेसिक नेचर का होता है, और हिस्टोन प्रोटीन इसी मेन रूप से लाइसिन और आर्जिनिन का ही बना होता है। आप समझिए बात को। पहला, नॉन हिस्टोन प्रोटीन किसको कहते हैं? तो एक सेल है, इस सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर में हमने कहा कि मेरे पास ये जो कुछ नोट हैं होंगे, कुछ नोट होंगे, ठीक है? अब मैं कहा कि इस मेरे पास टोटल 400 रुपीज हैं, ठीक? और इसमें से 2 जो है वो 100 के हैं। इसका मतलब बाकी जो होगा वो 100 के अलावा होगा। तो वो 50 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। इतनी बातें क्लियर हैं? तो जो मैंने बोला कि जो 100 वाला है वो हिस्टोन है, और बाकी जो बचा हुआ है टोटल वो क्या है? नॉन हिस्टोन है। ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर में ये जो पार्ट है
एक हिस्टोन प्रोटीन है और बाकी जितने भी यानी हिस्टोन के अलावा न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो द कंपोनेंट ऑफ या द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन इज वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। अब क्यों ऐसा, तो प्रोटीन ये तो हिस्टोन प्रोटीन है भाई, इसको निकाल दिया। अब आप पढ़ते होंगे कि डीएनए कैसे बनता है, एंजाइम से। डीएनए पॉलीमरेज पढ़ा है, एंजाइम तो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो वो भी क्या हुआ, तो जितने भी डीएनए रेप्लिकेशन करने वाले जो एंजाइम है, ऑल एंजाइम्स आर क्या होते हैं, प्रोटीन। तो वो भी क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। एक्चुअल में नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो स्टेबिलिटी के लिए आता है, लेकिन उसके साथ साथ और भी जितने एंजाइम्स हैं, जितने भी प्रोटीन है, दैट ऑल प्रोटीन्स आर इंक्लूड इन दी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब आइए पैकेजिंग ऑफ डीएनए, तो जो क्रोमोसोम हमारा होता है वो कैसे बना होता है। देखिए एक जो है आपको शायद पढ़ना होगा, किसी रेफरेंस बुक में अच्छे से मिल जाएगा, ट्रूमेंस वगैरह में मिलेगा, स्कैफोल्ड मॉडल पढ़ा है। स्कैफोल्ड मॉडल 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे कुछ करके नहीं, तो अच्छा ठीक है चलिए, ये प्रोटीन है ना। तो क्या बता रहा था, पैकेजिंग। देखिए हाँ, तो मैं उस दिन बता रहा हूँ बेटा, घर में सिलाई मशीन होगी या धागा तो देखा होगा ना, पतंग उड़ाते थे हम लोग बचपन में, कितना धागा खरीदते थे, ठीक है, लड़कियां नहीं, हम लोगों ने बहुत किया है पतंग, आपने भी किया है ना। तो पतंग के लिए दीवाने रहते थे, इतनी पिटाई खाई है कि शायद ही किसी चीज के लिए पिटाई खाया होगा। तो क्या करते थे, धागा खरीद के लाते थे हम लोग, और जो धागा होता था वो किसी पेपर के रील में होता था। क्यों ऐसा, क्योंकि धागे की लंबाई बहुत लंबी है, अगर वो धागा उस रील में नहीं होगा तो धागा क्या होगा, उलझ जाएगा। यही हमारे सेल के अंदर हमारे साथ है, ये न्यूक्लियस है छोटा सा। न्यूक्लियस का साइज कितना, हमारे सेल का साइज ही कितना होता है, लगभग 7 माइक्रोमीटर। आरबीसी का साइज है 7 माइक्रोमीटर, बाकी सेल उससे भी छोटे होते हैं। समझ में आ रही है बात। और उसके अंदर ये न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, अप्रॉक्स 2 माइक्रोमीटर, है ना। और 2 माइक्रोमीटर के न्यूक्लियस या उससे भी छोटे होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस का। तो 2 माइक्रोमीटर या 5 माइक्रोमीटर के न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए जो है वो कितना है भाई, तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर 12 बेस पेयर्स। 9 है कि 12 है, हाँ 9 बेस पेयर, ओके यस, डिप्लॉयड के लिए। और हैप्लॉयड के लिए कितना हो जाएगा, 3.3 इंटू 10 टू पावर 9 बेस पेयर। इतने लंबे डीएनए को इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर रखना है, तो कैसे रखना पड़ेगा, फोल्ड करके, क्वाइल करके, क्योंकि ये आपस में उलझ जाएंगे। अब समझ में आ गई बात। तो इसके लिए इस डीएनए की पैकेजिंग करता है सेल। अब ये सेल हम लोग वैसा चीज पढ़ते हैं जो आंख से दिखाई नहीं देता, उसके अंदर इतने सारे मैकेनिज्म है, वो सारा चीज हम लोग पढ़ते हैं और होता है ऐसा। तो कैसे, तो ये देखो, जैसे धागा किसी टेलर मास्टर के पास जाएंगे ना, उसके पास बहुत सारा धागा होता है ना, और सभी धागे को उसी तरह से रील में करके एक डब्बे में या बॉक्स में रखे हुए रहता है। तो हमारा न्यूक्लियस भी उसी तरह से है। ये जो है समझो कि पेपर का रील का ये प्रोटीन वाला पार्ट है, जिसे हम लोग कहते हैं ये हिस्टोन ऑक्टामर का प्रोटीन है। ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। अब यहां पर ये जो है एक और दूसरा हिस्टोन ऑक्टामर, ये तीसरा। अब हिस्टोन ऑक्टामर क्या है, क्योंकि यह 8 हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। कैसे, तो H2A, H2B, H3 और H4, और सभी के इंटू 2, तो कितना हो गया 8। तो यानी 8 हिस्टोन प्रोटीन का यह एक है। 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलके इसको एक को बनाए हैं, और इनके ऊपर डीएनए की रैपिंग होती है इस तरह से। और ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑक्टामर जो हैं वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर में हैं। अब समझ में आ रही है बात। अब देखिए, इसमें जो होते हैं
अप्रॉक्स यहां से यहां और यहां से यहां, ये अलग चीज है। इसको हम लोग बोलते हैं लिंकर डीएनए। दिस इज द लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए तो ऑक्टामर क्या करता है, जैसे अभी हम बोले थे ना पेपर का जो रील होता है वो क्या करता है, धागे को उलझने से बचाता है, उसी तरह हिस्टोन ऑक्टामर जो है वो प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही साथ डीएनए जो होता है वो स्लाइटली निगेटिवली चार्ज होते हैं। कैसा? निगेटिवली चार्ज। जबकि हिस्टोन ऑक्टामर कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो निगेटिव के ऊपर पॉजिटिव की क्या होती है? रैपिंग, यानी अट्रैक्शन बना रहता है, दोनों में एक बॉन्डिंग रहती है। तो निगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का, ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर निगेटिव चार्ज का जो रैपिंग होता है, तो इससे स्टेबिलिटी बनी रहती है। अब यहाँ पर जो एक ऑक्टामर से दूसरे ऑक्टामर को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर जो रिमेनिंग लिंकर डीएनए होता है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है ये H1। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक कहलाता है न्यूक्लियोसोम, जो क्या होता है 200 बेस पेयर का डीएनए होगा और साथ ही साथ इसमें हिस्टोन ऑक्टामर होगा। तो एक न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या हो गया? 200 बेस पेयर का डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर। अब समझ में आ गई बात। और हिस्टोन न्यूक्लियोसोम में ये जो डीएनए है ये भी इंक्लूड होगा और ये लिंकर डीएनए भी होगा। अब आप जब आगे के स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा जो लिंकर डीएनए होता है उसका लेंथ वैरी करता है। लिंकर डीएनए का जो लेंथ होता है वो वैरी करता है, फिक्स नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम कैसे पता करें कि ये लिंकर डीएनए है? तो इसको हम लैब में एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करने के लिए किसी ना किसी सेल को रप्चर करके उससे निकालना पड़ेगा, कोई ना कोई एंजाइमेटिक एक्शन लेना पड़ेगा। तो जिस प्रोसेस से हम निकालते हैं उस प्रोसेस के मेथड में लिंकर डीएनए जो है थोड़ा डैमेज होता है, तो एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द लिंकर डीएनए हमें नहीं मिल पाता है। तो हम अनुमान इसको लेकर के चलते हैं कि इतना से इतना होगा। तो ये जो जनरली जो है यहां से यहां जो होते हैं शायद 154 है या 156 होगा। कितना है कुछ याद है आप लोग को? इतना बेस पेयर का होता है। और रिमेनिंग जो होंगे वो 46 बेस पेयर लिंकर डीएनए, जो वैरी करता है, थोड़ा सा वैरी करता है। तो हाँ 154, हाँ ये 154 होगा तब ये 46 आएगा। ठीक है, तो ये 154 का बेस पेयर का इसके ऑक्टामर के ऊपर में, अब बाकी जो है वो 46 बेस पेयर लिंकर डीएनए के रूप में रहता है। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑक्टामर एक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तब जाकर के 6 × 6 × 10⁹ बेस पेयर का डीएनए हमारे एक न्यूक्लियस के अंदर होता है। हमारे बॉडी के अंदर जितना लेंथ ऑफ डीएनए है उतने लेंथ ऑफ डीएनए से इस अर्थ को 3 बार लपेटा जा सकता है। एक हमारे बॉडी में जितना नंबर ऑफ सेल है और हर एक सेल में उतना डीएनए है, तो सारे डीएनए का अगर लंबाई हम मिला देंगे ना तो इस अर्थ को 3 टाइम्स रैप किया जा सकता है। हम अपने डीएनए से रैप कर सकते हैं, इतना डीएनए है। और इस डीएनए का एक बहुत बड़ा रिलेशन है, वो सब आपको तो अभी नहीं है। इस अर्थ पे टोटल कितना पानी है? अप्रॉक्स 70, मतलब 1/3 तो है ना भाई, ठीक 70% या 75% के अप्रॉक्स कहें। हमारे सेल का जो मैक्सिमम जो डीएनए है, वो मैक्सिमम डीएनए का पार्ट जो है वो काम क्या करता है, वो क्यों है ये नहीं पता है। मैक्सिमम डीएनए का 1/3 पार्ट ही जो है वो जीनोम के रूप में है, यानी उससे कोई प्रोटीन कोड होते हैं। उसी तरह हमारा ब्रेन देख लीजिए कितना % काम करता है, मैक्सिमम 10%। सारे न्यूरॉन मिलकर कितना एक्टिवली काम करते हैं? 10%। रिमेनिंग उतने न्यूरॉन अगर हम 100% अपने माइंड की एफिशिएंसी का यूज कर लें तो हो सकता है कि आज का आज सारे ग्रह, दुनिया, जहां, ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई सब नाप लें, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिनका रोल क्या है ये नहीं पता है, लेकिन उनका रोल क्यों है, क्या है, अभी ये नहीं पता है। तो वो है, लेकिन समझ में आ गई बात। अब देखो इसके बाद में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है रेप्लिकेशन पे। किस पे? रेप्लिकेशन पे। तो वो आपको थोड़ा सा कल पढ़ के आना होगा। रेप्लिकेशन आप पढ़ के आइए कल। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक बार रिवीजन करके आइए अच्छे से, उसके बाद कल आपको तीनों एक साथ करा देंगे। ठीक है,
चलिए और कुछ? हाँ, इवोल्यूशन का बाकी है। ओके, क्या करूं? अभी ना हैं? अभी ना हाँ हाँ, ओके कर दो। आता है? नहीं आता।